जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एग्रीकल्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स। तो इसका हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप विथ अदर साइंस। तो जो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका अर्थ, अवधारणा, उद्देश्य एवं अन्य विज्ञानियों के साथ संबंध। इसका जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम। तो इसकी जो परिभाषा की बात करें तो हम परक्षेत्र प्रबंधन, फार्म मैनेजमेंट, परक्षेत्र फार्म व प्रबंधन मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बनाए। अतः परक्षेत्र प्रबंधन को प्रभावी परिभाषित करने के पूर्व परक्षेत्र एवं प्रबंधन शब्दों का अर्थ जानना बेहद आवश्यक है। तो परक्षेत्र फार्म, पहला जो अर्थ है वो है फार्म। परक्षेत्र वह क्षेत्र, एरिया अथवा भूखंड है होता है जिसका उपयोग फसल उत्पादन अथवा पशुपालन के लिए किया जाता है, जिस पर एक कृषक अथवा कई कृषकों का सम्मिलित रूप से स्वामित्व होता है, जिसकी सीमा निश्चित होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा परक्षेत्र की परिभाषा निम्नलिखित दी गई है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो जो हम पहली परिभाषा की बात करेंगे तो वो दी है चौहान के द्वारा, DS चौहान के द्वारा। तो भूमि का एक अथवा अन्य खंड जो कृषि उद्यम की एक इकाई के रूप में एक ही प्रबंधन के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, फार्म कहलाते हैं, परक्षेत्र कहलाता है। दूसरा जो वैज्ञानिक था वो था SE जॉनसन। जॉनसन के शब्दों में फार्म से तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर या तो कुछ एकड़ क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है या कुछ में पशुपालन किया जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि उस भूमि पर फसल उत्पादन करने वाला अथवा पशुपालन करने वाला कृषक की श्रेणी में ही आता हो। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉनसन ने, SE जॉनसन ने। जो तीसरी परिभाषा है वो है एडम्स के अनुसार। एडम्स के अनुसार तो इसमें जो एडम्स ने क्या बोला था, वैध रूप से फार्म से तात्पर्य उस भूमि के क्षेत्र से है जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है तथा भूमि का वह क्षेत्र फसल उगाने अथवा चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई एकड़ क्षेत्र के फार्म हो सकते हैं। तो एडम्स के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो इसके बाद में है चौथी परिभाषा। जो इसके जो अर्थ है वो था डिसीजन मेकिंग यूनिट। जो इसकी चौथी है वो मेकिंग यूनिट है। तो इसके अंदर 7 प्रकार की यूनिटें दी गई है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू सेल, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू सेल, व्हाट टू परचेज, कैसे हम खरीदें। इसके बाद में हमने पढ़ा फार्म पढ़ लिया। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रबंधन या मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट में प्रबंधन से तात्पर्य किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं उत्तम ढंग से करने की कला ही प्रबंधन कहलाता है। तो क्या कहना चाहता है? प्रबंधन से तात्पर्य किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं उत्तम ढंग से करने की कला प्रबंधन कहलाती है। उद्योग हो अथवा कृषि व्यवसाय, प्रबंधन की आवश्यकता सभी में समान रूप से पड़ती है। कृषि उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबंधन जैसे अपदानों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के प्रथम 3 उत्पादनों को मूर्त तथा चतुर्थ अपादन प्रबंधन को अमूर्त अपादन कहा जाता है। उत्पादन के मूर्त उत्पादनों की प्रचुरता के बावजूद प्रबंधन के अभाव में उत्पादन कम ही होता है। प्रबंधन का संबंध उत्पादन संबंधी योजना के कार्य में परिणित करना तथा उसमें प्रयुक्त संसाधनों के संयोजन से ही जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके वह मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद में है परक्षेत्र प्रबंधन की परिभाषा। इसकी परिभाषाओं की बात करेंगे तो हम फार्म मैनेजमेंट की परिभाषा। कृषि कार्य की वह कला जिसके द्वारा उत्पादन के सीमित साधनों की सहायता से ही भी उत्पादन को अधिकतम बनाया जा सकता है। कृषि के व्यवसाय सिद्धांतों एवं कृषि तकनीकों द्वारा फार्म इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परक्षेत्र प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है
फार्म मैनेजमेंट की। तो पहली जो परिभाषा दी है वो है ग्रे के अनुसार। ग्रे के अनुसार प्रबंधन से तात्पर्य सुव्यवस्थित ढंग से परिक्षेत्र का प्रबंधन करने से जिसके लाभकारिता के मापदंडों से मापा जा सकता है। ये ग्रे के अनुसार कहा गया है फार्म मैनेजमेंट की परिभाषा। इसके बाद में दूसरी परिभाषा दी गई है एप्सन के शब्दों में, JS एप्सन। कार्य क्षमता को बनाए रखने तथा सतत लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से फार्म के संगठन एवं संचालन का विज्ञान परिक्षेत्र प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद में है तीसरी जो परिभाषा दी है वो दी है R हल्डेंसन के द्वारा। R हल्डेंसन ने कहा कृषि प्रबंध अथवा अन्य किसी व्यवसाय के प्रबंधन का मुख्य कार्य उचित समय पर सही निर्णय लेना तथा इन लिए गए निर्णयों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना। ये हेडल्स के अनुसार फार्म मैनेजमेंट की परिभाषा है। इसके बाद में जो चौथी परिभाषा है वो दी है टंडन एवं दीनदयाल के अनुसार। परिक्षेत्र प्रबंधन कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक कृषक द्वारा व्यक्तिगत परिक्षेत्र इकाई से कमाने तथा धन व्यय करने की क्रिया को भूवर्ता को बनाए रखते हैं। ये टंडन दीनदयाल के अनुसार कहा गया है। इसके बाद में जो पांचवी परिभाषा है निरंतर अधिकतम, टंडन दीनदयाल ही बोल रहा है, अधिकतम व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से संगठन तथा संचालन के साथ साथ अन्य कार्यों को विपणन आदि का अध्ययन कराता है, वो फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद में परिक्षेत्र प्रबंधन फार्म पर उपलब्ध सीमित संसाधनों के उपयोग तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाकर न्यूनतम लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त करने को विज्ञान व कला कहा जाता है। इसके बाद में छठी परिभाषा दी है ब्लेक के अनुसार। परिक्षेत्र प्रबंधन में संगठन संचालन क्रय विक्रय तथा वित्तीय व्यवस्था इन चारों का समावेश होता है। इसके बाद में परिक्षेत्र प्रबंधन उपरोक्त परिभाषा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा यद्यपि अपने विचारों को व्यक्त करने में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है परंतु उनकी परिभाषा में पर्याप्त समानता है। सभी विद्वानों ने अपनी परिभाषा में परिक्षेत्र उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके परिक्षेत्र से निरंतर अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इसके बाद में हम फार्म मैनेजमेंट के उद्देश्य के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। किसान फार्म पर अपने अनेक उद्यमों को अपनाता है क्योंकि फार्म पर किसी एक उद्यम को ही नहीं अपनाया जाता, नहीं एक उद्यम से सफलता निश्चित होती है। अतः परिक्षेत्र प्रबंधन व्यवसाय की समस्त आर्थिक इकाइयों द्वारा प्राप्त परिक्षेत्र की सफलता निश्चित करता है। इसके उदाहरण की बात करें तो फार्म पर फसल उत्पादन दुग्ध व्यवसाय द्वारा फार्म पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो हम इसके पहला उद्देश्य है परिक्षेत्र प्रबंधन से फार्म की आय व्यय को ज्ञात करना। इसके बाद में दूसरा है फार्म पर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट को अपनाया जाता है, यानी किसी अनुपात में फसलें हो और किसी अनुपात में पशुधन का अध्ययन करना हो। इसके बाद में तीसरी है फार्म पर प्रति हेक्टर प्रति क्विंटल उत्पादन व्यय और लाभ का अध्ययन करना होता है। इसके बाद में चौथा है फार्म पर दो या दो से अधिक उद्यमों का तुलनात्मक अध्ययन करना। फार्म पर भूमि उपयोग उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करना। फार्म पर फसलों उत्पादन प्रणाली व संसाधनों का समन्वय आदि का अध्ययन करना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। सातवां है फार्म पर वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना। आठवां फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम स्तर तक प्रयोग करना। नौवां है कृषि व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन एवं अधिकतम लाभ हेतु उत्पादन योजना बनाना। 10वां है फार्म संसाधनों का समुचित बंटवारा करना जिससे फार्म पर अधिकतम उत्पादन एवं आय प्राप्त हो सके। ये हो गई इसके उद्देश्य की बात फार्म मैनेजमेंट की। इसके बाद में रिलेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट विथ अदर साइंस। परिक्षेत्र प्रबंधन के उद्देश्य परिक्षेत्र प्रबंधन का अन्य विज्ञानियों के साथ संबंध। तो जो हम इसके विज्ञानियों के बारे में जो बात करेंगे तो पहला है परिक्षेत्र प्रबंधन का भौतिक एवं कृषि विज्ञान से संबंधित। तो कृषि विज्ञान संबंधित में है पहला है रसायन विज्ञान,
रसायन विज्ञान भूमि में उपलब्ध तत्वों का विश्लेषण करता है। इस दृष्टि से कृषि रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है जो मिट्टी में उपलब्ध तत्वों का विश्लेषण करता है। यह विज्ञान किसान के लिए बहुत उपयोगी है। परिक्षेत्र प्रबंधक फार्म मैनेजमेंट मिट्टी के गुणों को ध्यान में रखकर फसल का चयन करता है। इसके बाद में जंतु विज्ञान जूलॉजी में कैसा योगदान रहता है। जंतु विज्ञान फसलों में लगने वाले विभिन्न कीड़े मकोड़ों के विषय में जानकारी उपलब्ध करा करके किसानों की मदद करता है। परिक्षेत्र प्रबंधन इस जानकारी के आधार पर कीड़े मकोड़ों से बचने की व्यवस्था करता है जिससे फसलों को नुकसान न हो। यह जंतु विज्ञान में आता है। इसके बाद में वनस्पति बॉटनी वनस्पति पर प्रयोग करके नई नई उन्नत किस्में निकालने का काम होता है इस विज्ञान का, जिससे आज फार्म पर एक वर्ष में अनेक फसल को उगाना संभव हुआ है वनस्पति विज्ञान के अनुसार। इसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि अभियंत्रण यह विज्ञान कृषि में काम आने वाले यंत्रों में सुधार करता है, उन्नत कृषि यंत्रों का विकास करता है जिससे किसान के श्रम व समय में बचत होती है। फार्म प्रबंधन फसल व संसाधनों के अनुरूप उचित यंत्रों का चयन करके उनका उपयोग करता है। इसके बाद में कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स परिक्षेत्र प्रबंधन कृषि अर्थशास्त्री शाखा है। कृषि अर्थशास्त्र के ध्यान के बिना परिक्षेत्र प्रबंधन की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। एक कृषक अपने फार्म से अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करता है। इसके बाद बात करें तो हम मृदा विज्ञान सॉइल साइंस मृदा विज्ञान से मृदा की संरचना व उसके विभिन्न गुणों की जानकारी मिलती है तथा मृदा की विशेषताओं को संरक्षण की जानकारी प्राप्त करके ही परिक्षेत्र प्रबंधन विभिन्न फसलों का चयन करता है। इसके बाद में उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों के उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी देता है। फल संरक्षण की जानकारी देता है जो परिक्षेत्र प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी होता है जिससे कि फार्म मैनेजमेंट में उपयोग में लिया जा सकता है। इसके बाद में सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी यह विज्ञान विभिन्न फसलों की जुताई गहराई दो पौधों के बीच की उचित दूरी की जानकारी परिक्षेत्र प्रबंधन को देखकर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद 9वां है दुग्ध एवं पशुपालन विज्ञान डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री इस विज्ञान के अनुसार द्वारा फार्म प्रबंधन अपने फार्म पर पशुपालन द्वारा अधिकतम आय प्राप्त करने में सफल होता है। इसके अलावा पशु प्रजनन पादप रोग विज्ञान आदि से भी फार्म प्रबंधन का गहरा संबंध होता है। इसके बाद में बी की बात करें, अगला पॉइंट है परिक्षेत्र प्रबंधन का सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। कृषि एक सामाजिक मानव है, समाज में रहता है, समाज के विभिन्न क्रियाकलापों को उसके कार्य व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। अतः फार्म प्रबंधन का अर्थशास्त्र समाजशास्त्र राजनीति की विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। हम इस तथ्य को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जो इसका विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र एवं परिक्षेत्र प्रबंधन में संबंध। अर्थशास्त्र की विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग फार्म मैनेजमेंट में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। फार्म मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ एवं वृद्धि प्राप्त करना है। अर्थ या धन फार्म अर्थशास्त्र का मूल विषय है। अर्थशास्त्र के विभिन्न भागों जैसे उत्पादन उपभोक्ता विनिमय वितरण आदि से फार्म प्रबंधन घनिष्ठता के साथ में जुड़ा होता है। इसके बाद में जो अगली बात करेंगे समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र समाज व्यवस्था परिवार तथा सामाजिक आदतों एवं सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है। इन सभी बातों का फार्म प्रबंधन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में राजनीतिकी शास्त्र सरकार की कृषि संबंधी विभिन्न नीतियों का अध्ययन करता है। भूमि सुधार कृषि मूल्य नीति कृषि पदार्थों के आयात निर्यात संबंधी निर्णय आदि ऐसे विषय हैं
जिनको सरकार निर्धारित करती है तथा इन नीतियों में फार्म प्रबंधन के उत्पादन संबंधित निर्णय प्रभावित होते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करें, यदि सरकार गन्ने या गेहूं के मूल्य में बहुत वृद्धि करती है तो कृषक फसल का उत्पादन अधिक करेगा। इस तरह से सांख्यिकी, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, भूगोल आदि विषयों में भी प्रक्षेत्र प्रबंधन का गहरा संबंध है। इसका जो अगला पॉइंट की बात करें तो वो है प्रक्षेत्र प्रबंधन की विशेष सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फार्म मैनेजमेंट। प्रक्षेत्र प्रबंधन के अध्ययन की विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है। यह व्यक्तिगत प्रक्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। प्रक्षेत्र पर चलाए जाने वाले फार्म व्यवसायों के चुनाव तथा उपलब्ध संसाधनों में समन्वय से लेकर मिट्टी की जांच, फसल बोने, सिंचाई, पशुओं की देखरेख व खरीद, कृषि उपकरणों की खरीद, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, श्रम प्रबंधन तथा फसल की उचित बिक्री तक की ही सभी क्रियाओं का अध्ययन फार्म प्रबंधन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। इनको निम्न प्रकार से बांटा गया है। इसका पहला पॉइंट है प्रक्षेत्र के संसाधनों का अध्ययन करना। इसके अंदर फार्म प्रबंधन के लिए फार्म के संसाधनों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण होता है। प्रक्षेत्र मालिक को अपने उत्पादन संसाधनों की जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि संसाधनों को ध्यान में रखकर ही वह विभिन्न फार्म व्यवसाय एवं यंत्रों का चुनाव किया जाता है। अगर संसाधन कम उपलब्ध है तो संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है फार्म व्यवसायों का चयन। फार्म के अनेक व्यवसाय हैं, अतः व्यवस्थापक फार्म मैनेजर को अपने संसाधनों के अनुरूप व्यवसाय का चयन करना पड़ेगा। प्रक्षेत्र प्रबंधन में अध्ययन किया जाता है कि साधनों के अनुरूप कौन सा व्यवसाय अधिक लाभदायक होता है। इसके बाद तीसरा है उपयुक्त के फार्म स्थान का चयन। फार्म का चयन कौन कौन सी जगह पे करना चाहिए, जहाँ पर जलवायु, यातायात के साधन, सिंचाई सुविधा, अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखकर फार्म के स्थान का चयन करना चाहिए। इसके बाद में उचित फसलों का चुनाव। अपने आर्थिक, भौतिक, तकनीकी तथा मानवीय साधनों को ध्यान में रखकर उचित फसलों का चयन करना भी फार्म प्रबंधन के अध्ययन का विषय है। लाभदायक फसल चक्र अपनाना भी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में पांचवा है यंत्रों एवं उपकरणों का चुनाव करना। इसके बाद में पांचवे के बाद छठा जल प्राप्ति, सिंचाई, जल निकासी की संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके बाद में है सातवां है श्रम प्रबंधन का अध्ययन। मानवीय एवं पशु का कितना उपयोग किया जाए, यंत्रों का कितना उपयोग लाभप्रद रहेगा, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पशु प्रबंधन भी इसी में सम्मिलित होता है। इसके बाद में विपणन व्यवस्था, मार्केटिंग सिस्टम। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए न केवल उत्पादन बढ़ाना आवश्यक होता है, अपितु उत्पादन को उचित समय पर उचित मात्रा में बेचना होता है। इसके अतिरिक्त उपज का प्रमाणीकरण, भंडारण की समस्या का अध्ययन भी इसकी विशेष सामग्री में सम्मिलित होता है। 9वें पॉइंट की बात करें तो फार्म सामग्री की व्यवस्था करना, यातायात सुविधा की जानकारी प्राप्त करना आदि इसके अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। 10वां है प्रक्षेत्र परीक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन, प्रसार आदि की जानकारी इसके विषय हैं, क्योंकि इसके अध्ययन से कृषक एवं कृषि व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ती है, किसान के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद में प्रक्षेत्र प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ फार्म मैनेजमेंट। किसी विषय के स्वभाव या प्रकृति की जानकारी भी जरूरी है। प्रकृति या स्वभाव में यह देखा जाता है कि संबंधी विषय विज्ञान है या कला, दोनों प्रक्षेत्र प्रबंधन के फार्म मैनेजमेंट के स्वभाव में भी इन्हीं तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। फार्म मैनेजमेंट एक विज्ञान है। प्रक्षेत्र प्रबंधन की परिभाषाओं के अध्ययन से मालूम होता है कि ये J.F. एफरसन, G.F. वार्ने आदि ने प्रक्षेत्र प्रबंधन को एक विज्ञान कहा है, क्योंकि इसमें विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अध्ययन के अपने सिद्धांतों एवं नियम है।
प्रोफेसर H.C. टेलर, प्रोफेसर ग्रेडम्स आदि ने भी परिक्षेत्र प्रबंधन को एक कला के रूप में परिभाषित किया है। टंडन एवं दोनदयाल परिक्षेत्र प्रबंधन को कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रदर्शित किया है। लेकिन अगर बात करें तो परिक्षेत्र प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान अधिक है। इसके बाद में क्रय संबंधी निर्णय, विक्रय संबंधी निर्णय, फसलों के चयन संबंधी निर्णय, व्यवसायों के चयन संबंधी निर्णय आदि सभी तथ्य इनके कला पर पक्ष को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि परिक्षेत्र प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है, किंतु व्यवहारिक विज्ञान अधिक है। यह किसान के व्यवहारिक जीवन में यह अधिक उपयोगी है। परिक्षेत्र प्रबंधन कृषि प्रबंधन संबंधी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके बाद में हम कृषि अर्थशास्त्र एवं परिक्षेत्र प्रबंधन में अंतर पढ़ेंगे। ये अंतर बहुत ही जरूरी है, ये पेपर में देखने को मिल सकता है। पहला है कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स व परिक्षेत्र फार्म मैनेजमेंट में अंतर। एक एक पढ़ेंगे। यह एक व्यापक विषय है। यह कृषि अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। यह कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा मात्र है, इसलिए कृषि अर्थशास्त्र की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है। सभी कृषकों का अध्ययन करता है, अतः यह व्यापक शास्त्र है, मैक्रो है। ये एक किसान की फार्म संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, इसलिए यह सूक्ष्म शास्त्र है। यह कृषि से संबंधित प्राय सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। यह केवल परिक्षेत्र फार्म से संबंधित समस्याओं का ही अध्ययन करता है। इसके बाद में इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो यह विज्ञान की आय के सभी स्रोतों साधनों की जानकारी प्राप्त करता है और यह किसान की केवल परिक्षेत्र संबंधी आय का ही अध्ययन करता है। यह कृषि पर आधारित जनसंख्या की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। एक कृषक की कृषि से संबंधित आर्थिक दशाओं का ही अध्ययन करता है। इस वीडियो के बाद में हम अगली वीडियो दूसरे नंबर के टॉपिक की बनाएंगे। चैनल को दूसरे नंबर के टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही आवश्यक टेबल है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।